खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने शुरू किया है जी देखना गुलिस्तान न्यूज़ पर मॉर्निंग शो सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ बात जम्मू कश्मीर की ज़रूर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का माहौल है, वहीं पर बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज क्या कुछ होने जा रहा है और सबकी नज़रें अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा पर रहेंगी। वहाँ से क्या कुछ खबर बाहर आएगी उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पल पल का अपडेट आपको सुबह 10 बजे तक इस प्रोग्राम के ज़रिए से कराने की कोशिश करेंगे। 9:40 पर हस्बे वादा आप और हम बराह रास्त बात करेंगे। अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपके मसाइल का हल निकल सके। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा, और हमारी उस जो सीरीज़ एक है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो हम एक सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। उन 10 सवालों का जवाब दीजिएगा ताकि आपकी आरा को हम उस प्रोग्राम में शामिल कर सकें जब हम उस सर्वे का खुलासा आपके सामने रखें कि मौजूदा हालात के बीच जम्मू कश्मीर की आवाम उन हसास सवालों पर क्या कुछ सोच रही है और क्या कुछ कह रही है। तो ज़रूर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वहाँ पर उस सर्वे का हिस्सा भी बनिएगा और दुनिया तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का इस बेहतरीन मौके को ना खोइएगा। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज आपको बताते चले कि माजी की भी बात करेंगे, यानी हम हिस्ट्री पर भी चलेंगे, और हिस्ट्री में क्या कुछ आज के दिन है बताएंगे हमारे साथी आसिफ रशीद आपको। बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज करते हैं फॉर्मेट के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, यानी आज का दिन क्यों अहम है इस पर सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं। और माजी में कुछ अहम वाकयात। 1857 का आज का दिन हिंदुस्तान के लिए इसलिए अहमियत का हामिल चूंकि अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आज ही के दिन गिरफ्तार किया था। 1883 में अमेरिका और ब्राजील के दरमियान टेलीग्राफ सर्विस का आगाज बाकायदा आज ही के दिन 21 सितंबर को जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक हुआ था। 1964 में माल्टा ने बर्तानिया से आज ही के दिन आज़ादी हासिल की, यानी माल्टा का आज योम आज़ादी है। साल 2004 में अमेरिका ने लीबिया पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म कर दी। आज का दिन था। तकरीबन 17 वर्षों तक आयद रहने वाली पाबंदियां बिलाखिर 21 सितंबर 2004 को खत्म कर दी गई यूएस की तरफ से। 1999 का साल वस्ती ताइवान के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक जल्जला हुआ और जल्जले से तकरीबन 2400 लोगों की मौत हुई। कई लोग बेघर हुए जिनकी एक बड़ी तादाद थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर इक़दामात हुए, लेकिन आज का दिन जब थोड़ा पीछे पलट कर ताइवान देखता है तो बिल्कुल भी उसके लिए अच्छा नहीं है। 1991 में आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। माल्टा के साथ साथ आर्मीनिया भी आज योम आज़ादी मना रहा है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा ख़बरों के सफ़र को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा और भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का दौरे अमेरिका है और अमेरिका के दौरे के दौरान अब शेड्यूल भी जारी हो गया है। तो इसलिए इस खबर को सबसे बड़ी खबर के तौर पर सबसे पहले शुरू करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका दौरा के हवाले से मुकम्मल तफसीलात सामने आ चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान होगी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म जहां जो बाइडन से मिलेंगे, वहीं पर नायब सदर अमेरिका कमला हैरिस से भी वो उनकी मुलाकात होगी। और अमेरिकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात के लिए 24 सितंबर को वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। 24 सितंबर के हवाले से दिन मुकर्रर कर दिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर पीर के रोज़ जारी करदा व्हाइट हाउस ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में दो तरफा मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मेज़बानी करेंगे। शेड्यूल कल रात देर गए जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में दो तरफा मुज़ाकरात के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मेज़बानी करेंगे। ऑफिशियली इस बात की तस्दीक जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से कर दी गई है। इधर व्हाइट हाउस का मानना है कि जब ये बातचीत होगी तो इस बातचीत के दौरान कई अहम तरीन मामला जो है वो ज़ेर बहस आ सकते हैं। पीर के रोज़ जारी करदा सदर के हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन 24 तारीख को व्हाइट हाउस में दो तरफा मुज़ाकरात के लिए जहां भारत की मेज़बानी करेंगे, वहीं पर जापानी वज़ीर-ए-आज़म
की मुलाकात भी तय पाई गई है व्हाइट हाउस के अंदर। इस हवाले से भी शेड्यूल को है वो जारी कर दिया गया है, जहां एक तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, वहीं पर नायब सदर के साथ भी, अमरीकी नायब सदर के साथ भी मुलाकात जो है वो होगी। इस सिलसिले में एक पहल और जो हो रही है वो पाकिस्तान के वीज़ा-विज़ हो रही है, क्योंकि भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन, एयर परमिशन मांगी गई है। एयर इंडिया की तरफ से परमिशन मांगी गई है उस जहाज़ को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से चलाने के लिए, जिसमें वज़ीर आज़म जो सफ़र करेंगे अमेरिका के हवाले से। और अब ये एयर स्पेस का मामला जो है, ताकि डायरेक्टली वाशिंगटन वो जा पाए, इस हवाले से परमिशन मांगी गई है पाकिस्तान से। और जो एयर इंडिया बोइंग 777 है ER जेट, जिसमें वज़ीर आज़म वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से एयर स्पेस परमिशन जो है वो मांगी गई है। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो इस खबर के हाशिए में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है वज़ीर ख़ारजा। वज़ीर ख़ारजा भी जो है वो इजलास में शिरकत के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। और G20 मुल्कों के साथ साथ जो G4 और की मीटिंग होनी है, इस हवाले से मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसका हिस्सा वो बनने जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर 22 सितंबर को जयशंकर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स, जो G20 और G4 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, उसका हिस्सा बनेंगे और उसमें भी अफ़गानिस्तान जो है वो सरफ़हरिस्त रह सकता है। तीसरी बड़ी बात जो इस पूरे मामले के दौरान सामने आई है कि नायब सदर के साथ जब मुलाकात होगी, उसमें 23 तारीख का डेट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। बाइडेन के साथ 24 तारीख का डेट जो है वो आया है। 3 दिन के दौरे पर अमेरिका में वो रहेंगे और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के साथ भी, यानी असम्बली से भी वो बात करेंगे वज़ीर आज़म। इस हवाले से जो इंटरनेशनल फोरम्स है उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक कर दिया कि वज़ीर आज़म बराह रास्त वहाँ पर आकर अपनी बात को जो है वो रखेंगे। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हाशिए में बड़ी चीज़ें चलनी है। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और चीन की सूरत हाल को लेकर ये पूरा मामला जो है उस वक्त देखा जा रहा। तो फिलहाल डेट शीट जो है और शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, कौन कब कितने बजे अमेरिकी सदर और नायब सदर से मुलाकात करेगा और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से कैसे इजलास होगा, इस पर भी जो है वो बात हो रही है। जी आसिफ। इस बीच आपको बताएं, अब चूंकि वज़ीर आज़म की बात हो रही है, बढ़ते आगे बात जरा अमेरिकी सदर जो बाइडेन की भी करते हैं, जहां पर मुलाकात के लिए 24 तारीख का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। वहीं आज का दिन काफ़ी अहम है, चूंकि इंतज़ामिया संभालने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, जब से अमेरिका के सदर बने हैं जो बाइडेन, उसके बाद आज इजलास से, उस इजलास से जिसका आज बाकायदा आगाज़ 1 हफ्ते के लिए होने जा रहा है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली जो है वो शुरू होने जा रही है। और 76वीं असम्बली से इसका आगाज़ जब होगा तो इब्तदाई मराहिल में आज भी अमरीकी सदर जो बाइडेन खिताब करने वाले हैं, जहां पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 100 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिनके रहनुमा इस बार डायरेक्टली शरीक होंगे। बाकी कई लोग जो मेंबर्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो वर्चुअल मोड के जरिए अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन के साथ साथ वज़ीर आज़म होंगे, व्लादिमीर पुतिन होंगे, चीनी सदर होंगे, इसके अलावा पाकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म बात रखेंगे, तुर्की के सदर की तरफ से बात अपनी रखी जाएगी, इजराइल के नए वज़ीर आज़म को जो जिम्मेदारी मिली है वो पहली बार खिताब करते नजर आएंगे। यानी बहुत बड़े पैमाने पर इस बार आलमी रहनुमाओं का एक जगह इकट्ठा होना। एक तो सलामती सूरत हाल मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, उस पर तफसीली बात होगी, अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। और आज जब अमरीकी सदर अपनी बात रखेंगे तो माना जा रहा है, चूंकि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान काफ़ी ज़्यादा दबाव उन पर बढ़ा है, जो इनखला का अमल ख़त्म हो गया है अफगानिस्तान के अंदर, फौजी इनखला का उनने फैसला लिया था, उस पर भी आज अपना वाज़ेह तौर पर वो न सिर्फ मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, बल्कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर या अफवाज को वापस बुलाने पर, उसको मुल्क की जो पॉलिसी है उसको डिफेंड करते भी आज वो जनरल असम्बली के अंदर नजर आएंगे। लेकिन जब आज से शुरुआत हो रही है तो 27 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 6 दिनों तक, अगले 6 रोज तक 100 के करीब वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स जो हैं वो इस इजलास से खिताब करने वाले हैं, जिनमें भारत, चीन, रूस और अमेरिका के सदूर भी और वज़ीर आज़म शामिल हैं। चलिए जी, बात जब अक़वाम मुत्तहिदा की हो रही है, अमेरिका की हो रही है, तो ये भी हम बताते चले कि कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की बातचीत भी हुई है और उनकी बातचीत भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वज़ीर दिफा की मीटिंग कल
यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हुई है और ये मीटिंग ये टेलीफोनिक रब्ता उस वक्त हुआ है जब वज़ीर आज़म का दौरे अमेरिका है। दौरे अमेरिका से कबल आपको याद होगा कि 2+2 मुज़ाकरात की भी बातचीत हुई थी, क्वाड मुल्कों के हवाले से, बाहमी इश्तराक के हवाले से भी पेशरफ्त हुई थी और अब वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और उससे कबल यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और राजनाथ सिंह के बीच बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत हुई है और उस बातचीत के दौरान जहां इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर तबादला ख्याल किया गया है। क्वाड मुल्कों के बीच किस तरीके से मशावरत और हिकमत अमली को तरतीब देना है उस हवाले से भी बात हुई है और साथ साथ ये भी माना गया है कि मुस्तकबिल के अंदर भारत अमेरिका के साथ मिलकर और अमेरिका भारत के साथ मिलकर किस तरीके से आगे बढ़ेगा और नए चैलेंज जो उभर कर सामने आ रहे हैं उन चैलेंज को किस तरीके से मुश्तरका तौर पर निपटा जाएगा, इस हवाले से भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो गुफ्तगू हुई है और माना जा रहा है इन लेटर एंड स्पिरिट जो है इस पर मजीद वजाहत उस वक्त सामने होगी जब दोनों एक तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होंगे और एक तरफ से जो बाइडन होंगे, जब इनकी मुलाकात होगी तो उसमें मजीद कुछ चीज़ें जो है वो खुलकर भी सामने आ सकती है। तो बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन के साथ और उस दौरान जो वजारत दिफा की तरफ से बात सामने रखी गई है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सामने बात कही गई है, उसमें कहा गया कि काफ़ी अहम बातचीत हुई है क्योंकि ये बातचीत उस पस मंज़र में हुई है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा है अमेरिका है और उससे पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, फॉरेन ऑफिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है और कल हमने देखा कि वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपना रोल जो है वो इस दौरे से पहले निभाया है। अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे, बात वैक्सीनेशन की करते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर एक नया तजाद और एक नई बात सामने आ रही है और ये बात सामने रखी है जी कुछ मुल्कों की तरफ से, यूके की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब कौन लोग आ सकते हैं और किस वैक्सीन को उन्होंने रेगुलराइज किया है और उस लिस्ट में जिन लोगों पर पाबंदियां रहेंगी उसमें भारत को भी शामिल कर दिया गया है। बिल्कुल, भारत की तरफ से हालांकि इस पर एहतजाज भी दर्ज कराया गया है क्योंकि बरतानिया की तरफ से जब से कोविड के केसेस कम हुए हैं तो इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो बरतानी हुकाम की तरफ से लिया गया है कि अपने मुल्क के अंदर उन्हीं लोगों को, पहले तो ये फैसला था कि सिर्फ वैक्सीन के 2 डोजेज जिन लोगों ने लिए हैं ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक उन्हीं लोगों को अब दाखिले की इजाजत बरतानिया के अंदर दी जाएगी, लेकिन ताज़ा तरीन फैसला जिसमें यह साफ किया गया बरतानिया की तरफ से कि जिन लोगों की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन ली गई होगी उन सभी लोगों को मुल्क के अंदर वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा। यानी बरतानिया ने जो नई गाइडलाइंस तैयार की और ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क के अंदर उन्हीं लोगों को दाखिले की इजाजत मिलेगी जो कोविशील्ड वैक्सीन के अलावा बाकी वैक्सीन लेकर आए होंगे, यानी इसको वहां पर रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा और कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को फहरिस्त से बाहर कर दिया गया। बरतानिया का यह फैसला आते ही दूसरी तरफ भारत की तरफ से इस पर एतराज किया गया और सख्ती से इस पर न सिर्फ एहतजाज दर्ज किया गया है बल्कि जो भारत के अंदर चूंकि 4 से 5 वैक्सीन जिनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ उनमें कोविशील्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन में है, इसलिए ट्रैवल एडवाइजरी के दरमियान कम से कम इस लाइन में तब्दीली हो कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को भी मुल्क के अंदर वैक्सीनेटेड की फहरिस्त में शामिल कर बरतानिया के अंदर दाखिले की इजाजत मिले। इस बात को यकीनी बनाने पर भारत की तरफ से एहतजाज करते हुए जोर दिया गया। जहां एक तरफ से बरतानिया ने कोविशील्ड को मानने से इनकार किया, वहीं पर अमेरिका से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने सभी लोगों को आने की इजाज़त दी है, यानी अमेरिका अपनी हदूद में नरमी कर रहा है और जो फुली वैक्सीनेटेड है वो अमेरिका आ सकते हैं नवंबर से और ये सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा नवंबर से और उसमें ये कहा गया कि जो आलमी इदारों की तरफ से वैक्सीन बनाए गए हैं और वो वैक्सीन जो है वो वैलिड रहेंगे, जिन्होंने 2 डोजेज लिए होंगे वो आ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस के जो पेंडेमिक कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो एडवाइजरियाँ जारी की थी उसमें नरमियाँ लाई हैं और कहा है कि क्रूशल कनेक्टिंग फैमिलीज जो है यानी जिनकी फैमिलियां बिखरी हुई हैं, आधे कहीं पर है आधे कहीं पर है और वो आ जा नहीं सकते हैं, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब ये पाबंदियां जो है वो नरम की जाएंगी और अमेरिका के अंदर हर वो शख्स आ सकता है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, उसको अपने मुल्क की तरफ से वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। RT-PCR जो 12 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट होना चाहिए वो नेगेटिव उसके हाथ में हो तो उसके बाद वो अमेरिका जो है वो आ सकता है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर
पर जो है ग्रीन लाइन खींच दी गई है अमेरिका की तरफ से और ये साफ कर दिया गया है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल, यानी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। बरतानिया ने कोविशील्ड को तस्लीम नहीं किया, अमेरिका ने उन सभी वैक्सीन को तस्लीम किया जो दुनिया भर में चल रहे हैं और उनका मानना है कि फुल्ली वैक्सीन होने के बाद अमेरिका के अंदर आप दाखिला ले सकते हैं, हर एक आदमी जो अमेरिका आना चाहता है। तो ये तो बात थी जनाब वैक्सीनेशन की। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात सरहद की करते हैं और सरहद की बातों में सबसे पहले बात करते हैं चीन की, क्योंकि लद्दाख के अंदर चीन और भारतीय अफवाज आमने सामने है और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो LAC से आ रही है और चीन के ज़राया इब्लाग के मुताबिक, यानी जो चीन का एक बड़ा अखबार है मॉर्निंग पोस्ट, उसके मुताबिक चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर इतवार के शब और इतवार की रात को जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उन्होंने रात भर वहां पर ड्रिल किया है, नाइट ड्रिल हुई है और जो स्टेशंस हिमालयन बॉर्डर के आसपास हैं उन्हें काफ़ी हाई अलर्ट पर रखा गया था। ट्रूप्स जो वहाँ पर है, ये मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जो ट्रूप्स वहाँ पर रखे गए थे और जो वेपन और इक्विपमेंट वहाँ पर रखा गया है, सबका ड्रिल जो है वो किया गया है। रिपोर्ट्स उस वक्त सामने आई है जब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत और चीन के बीच सरहदी तनाव जो है वो ख़त्म हो। ताहम इस वक्त की बड़ी खबर कि रात भर ड्रिल हुआ है, इतवार की रात भर ड्रिल किया है चीन की तरफ से और ये ड्रिल जब किया गया तो इसके बाद सूरत-ए-हाल थोड़ी सी कशीदा जो है वो देखने को मिल रही है। PLA जो चीन की ऑफिशियल आर्मी है उनकी तरफ से PHL-2 जो ट्रक माउंटेन सेल्फ प्रोलेडेड 122 mm मल्टी सिस्टम रॉकेट लॉन्चर है वो अब लगाए गए हैं जी इस पूरे एरिया के अंदर। ये कोट किया है मॉर्निंग पोस्ट ने और उनका मानना है कि ये मामला इसलिए बड़ा है जी, अहमियत का हामिल है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि चीनी फौजें इतनी बुलंद पहाड़ियों पर नहीं रह सकती हैं और आज हमने ये साबित कर दिया है कि ड्रिल भी होंगी रात में और कम्बैक्ट ऑपरेशन किस तरीके से करवाए जाएंगे उस हवाले से भी एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो है वो ड्रिल के जरिए से कराने की कोशिश की गई है। तो ये चीन के हवाले से खबर है, लेकिन खबर ये है कि जब ये ड्रिल हो रहा था तो अलर्ट पर पूरा बॉर्डर किया गया था और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से मुकम्मल तौर पर इस पर नज़र भी रखी जा रही थी। ताहम ये पूरा ड्रिल जो है वो चीन ने अपने इहाते में किया था, इसलिए कोई बड़ा रिएक्शन भारतीय फौज की तरफ से सामने अभी तक नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लद्दाख के बाद आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से एक बार फिर कार्रवाई की गई है। एक और IED बरामद हुई है और उस इलाके से जहां पर जिस इलाके को मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। श्रीनगर से खबर यह है कि एयरपोर्ट रोड पर हुमामा के करीब जहां पर IED बरामद हुई है और बिना किसी नुकसान के इस IED को BDS यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से नाकारा बनाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पर सुबह सुबह गश्ती पाची को तकरीबन 6 किलो वजनी IED स्टील कंटेनर के अंदर नष्ट की गई थी, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं और एयरपोर्ट रोड पर इसे नष्ट किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए इसे अब नाकारा बना दिया है, जो इतलात इस वक्त श्रीनगर से मिल रही है। अब ये जो खबर है जी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों जावियों से। एक ये कि हादसा टला है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। दूसरा ये कि फ़ौज काफ़ी अलर्ट है, पुलिस काफ़ी अलर्ट है, उसका एक और नतीजा है। लेकिन तीसरा ये एरिया क्या है, ये बड़ा जानने वाली बात है। जब आप एयरपोर्ट की ओर आएंगे हुमामा चौक से चंद मीटर की दूरी पर आपको गोगो के लिए रास्ता मिलेगा, जो गोगो हुमामा एयरपोर्ट के लिए रास्ता मिलता है, लेफ्ट साइड पर है वो। बिल्कुल वहीं दाहिने पर ये रखी गई थी। इस तरीके की इत्तलात जो है वो पहले मिल रही हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां उससे बिल्कुल पास में, पुलिस स्टेशन पास में जी, फिर CRPF और आगे फिर पूरा काफिला चलता है जी एयरपोर्ट का और काफ़ी बिजी यहाँ पर जो है पूरा रश रहता है। तो इस तरीके से ये माना जाए तो इंतहाई बड़ी कामयाबी जो है वो एजेंसीज़ के हाथ लगी है। एक बड़ा हादसा जो है वो टला है, इस बात की बात जो है ये बात जो है वो सामने रखी जा रही है। कोशिश करेंगे श्रीनगर चलें, जहाँ से इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि मज़ीद तफसीलात जान सके कि क्या इस वक्त रास्ते पर चलने की इजाज़त है या अभी भी सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए रास्ते को रोका गया। बहुत शुक्रिया जी इरफान ज्वाइन करने के लिए। खबर श्रीनगर से इस वक्त डेवलप हो रही है, जहां पर
हुमामा गोगो के पास एक आईडी बरामद की गई है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या कुछ है, क्या अब रास्ता खोल दिया गया? क्योंकि सुबह जब ये आईडी की खबर आई थी, बीडीएस स्क्वाड था, तो कुछ देर के लिए रोका भी गया था, जिससे एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर क्या कुछ है? देखिए गौर साहब, ये कल रात का 1 बजे का वाका है। एयरपोर्ट के रोड को लेकर बात करें तो वहां पर एक इलाका है जिसे गोगू कहा जाता है, गोगू हुमहामा। और वहां पर रात के 1 बजे के करीब जो है, उससे पहले एक आईडी जो है वहां पर लगाई गई थी। और उस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए जो ही ये खबर पुलिस तक पहुंची या पीडीएस तक पहुंची, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, वो वहां पर पहुंचा और उसके साथ साथ पूरे इलाके को जो है एक तो मासरे में लिया गया और साथ ही साथ इस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए जो बीडीएस है वो वहां पर पहुंचा है। हमने सुबह सुबह स्टेशन ऑफिसर जो हुमहामा है उनसे हमने बात की और उनसे हमने जाना कि आखिरकार ये वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए जो कि सिक्योरिटी बेल्ट है, पूरा कंप्लीटली सिक्योरिटी जोन है, देखा जाए तो हुमहामा से लेकर पूरा एयरपोर्ट तक सीआरपीएफ, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जितने भी पीटीजेड कैमरास है, सीसीटीवी कैमरास है, वो इस एरिया में ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं। तो इसके बावजूद भी ये किस तरीके से वाकया पेश आता है, तो उनका मानना है कि ये वहां पर एक जो बैग है वो रखा गया था, उसी में आईडी जो है रखी गई थी। और जो ही ये खबर उन तक पहुंची, उसके बाद रात के 1:10 पर इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रात भर वहां पर सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा। मगर सुबह सुबह की खबर यह है कि अब एयरपोर्ट से जाने वाला जो रास्ता है, खासतौर पे जो गाड़ियां वहां से जो चल रही थी, वो वहां पर नॉर्मली चल रही है। मगर अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां पर पूछताछ जारी है। बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बड़ी चीज़ आप देख लीजिएगा कि आईडीज़ का नस्ब होना, आईडीज़ का ब्लास्ट होना पिछले 3-4 महीनों में हम देखेंगे तो ये एक ट्रेंड जो है वो एक अलार्मिंग ट्रेंड बन रहा है। नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, राज्य श्रीनगर एयरपोर्ट के पास की खबर है जहाँ से ये खबर मिली है कि आईडी को जो है वो बरामद कर दिया गया। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब सिक्योरिटी एजेंसीज की हो रही हैं तो बात ज़रा एक और सरहद की भी आपको बताते चले, जहाँ पर इंतज़ामिया ने एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट को रात देर गई बंद कर दिया था। यानी बात उड़ी की करेंगे, जहाँ पर महानाजरा की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का फौज की तरफ से दावा पेश किया गया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में जहां पर रात देर गए से ही ये खबर आई कि उड़ी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में एहतियातन इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई, चूंकि आज तकरीबन चौथा दिन है जहां पर उड़ी में एलओसी पर इसके आसपास के इलाकों में फौज की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और इंतजामिया ने उड़ी में इस ऑपरेशन के जब कंटिन्यू किया गया ऑपरेशन तो इंटरनेट बंद किया गया था। दरअसल फौज की तरफ से, जो कि कल भी एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से कंफर्म किया गया श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कि दरअंदाजी की कोशिश हुई थी जिसे नाकाम बनाया गया था। ऑपरेशन के दूसरे रोज फौज का एक एहलकार भी जख्मी हुआ था, उसकी हालत काफी हद तक बेहतर हुई। बीच में गोलियों का तबादला भी, जो दरअंदाजी की का एक ग्रुप जो मसरूफ था दरअंदाजी में, और कोशिश को नाकाम बनाया गया फौज की तरफ से। फौज ने इसकी तस्दीक जरूर कर दी है, लेकिन ये चौथा दिन आज होगा जहां पर ऑपरेशन एलओसी पर इस इलाके में दाखिल हो गया। खबर जी आ रही है उड़ी से, जहां पर फ़ोन और इंटरनेट को कल एहतियातन बंद कर दिया गया था। और ये खबर सामने आ रही थी कि दरअंदाजी की कोशिश हुई है जी। और उस दरअंदाजी की कोशिश के बीच इंतज़ामिया ने वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की थी। उड़ी में सनीचर और इतवार की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुलाहन इलाके में दरअंदाजी की कोशिश होने की खबर मिली, जिसमें एक फ़ौजी एहलकार, जब ये दरअंदाजी हुई तो उसके बाद ज़रूर है उसको रिटेलिएट करने की कोशिश की गई हो, उसको रोकने की कोशिश की गई होगी, गोली चली है जिसमें एक फ़ौजी जवान ज़ख्मी होने की भी इत्तला हुई। बाद में 30 घंटों से इस वसी इलाके की तलाशी कार्रवाई जो है वो कल परसों रात देर गई से ही जारी थी। और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर जो है वो यही है कि इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। सलामाबाद से लेकर आगे वाले इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी तलाशी कार्रवाइयाँ जो है वो इस वक्त चल रही है। और बारामूला के इस उड़ी के आसपास के इलाकों के अंदर आप देखेंगे उड़ी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के निचले पीछे वाले इलाके, आगे वाले इलाकों को अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर वहाँ पर रख दिया गया है और तलाशी कार्रवाइयाँ लगातार जो है वो वहाँ पर जारी है।
इरशाद इस वक्त हमारे साथ है जी बारामूला से मज़ीद तफसीलात के लिए। इरशाद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तफसील दीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। कल रात देर गए आपने खबर बताई थी कि तलाशी कार्रवाई जी बड़े पैमाने पर जारी है, सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट कर दिया गया है, इंटरनेट और फ़ोन कॉलिंग इस एरिया में बंद कर दी गई। तो अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके इंडी लाइन कंट्रोल वहाँ पे एक हरकत दिखाएगी। तमाम फौज का जो है वहाँ पे इंटरप्रेशन जो सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, जो मिलिटेंट्स यहाँ की तरफ आ रहे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश की। फिर बाद में जो है झड़प हुई। हालांकि उस झड़प में एक आर्मी जवान जो है जख्मी हो गया। तब से अभी तक जो है तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा जो वक्फा हो चुका है और इस वक्त जो है लगातार ये ऑपरेशन जारी है। अगर हम देखा जाए, ये जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था 2-3 दिनों से, क्या ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जो फौजी जराये के मुताबिक या पुलिस जराये के मुताबिक अभी उनके हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा फिलहाल जो है लगातार ये ऑपरेशन जारी है। क्योंकि कल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे हम पुलिस या फौज की बात करें, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या उड़ी टाउन की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट कॉलिंग जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी गई। फिलहाल जो है बंद किया गया। मजीद जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे वहाँ पे इन जंगलात में जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कितना समय लगेगा इस ऑपरेशन को, हालांकि ये कहना मुश्किल है। फिलहाल अगर ये देखा जाए इस साल की बड़ी इरशाद ये बताइएगा कि इंटरनेट और कॉलिंग क्या आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी या कॉलिंग को रेस्टोर कर दिया गया, और ये क्या किन इलाकों के अंदर बंद है? जी गौर साहब, बिल्कुल ये उड़ी के साथ साथ जो उड़ी टाउन है, इसके साथ साथ जो सरहदी इलाके हैं, चाहे हम हाजीपीर सेक्टर की बात करें, इसके साथ साथ जो दीगर सेक्टर है, वहाँ पे ये फोन कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट को बंद किया गया। अगरचे हमने कल सीएम उड़ी के साथ बात करने की कोशिश की या जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ बात करने की कोशिश की, पर उनके साथ कोई रास्ता नहीं हो पाया। इस वक्त भी लगातार ये ऑपरेशन जारी है। चलिए बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जब सरहद की हो रही है तो आपको ये भी बताते चले कि सरहद के साथ साथ सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि बयान जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट बयान दिया है 15वीं कोर के सरबराह की तरफ से, और ये कहा गया कि फरवरी के बाद कोई भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, यानी फरवरी के बाद कोई भी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। जनरल पांडे का ये बड़ा बयान आया और कश्मीरी नौजवानों ने एहतजाज करना और पथराव करना अब छोड़ दिया है। ये बदलाव की ओर एक बड़ी बात जो है वो देखने को मिल रही है। इधर वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने क्या कहा जी, आगे कहा कि तालिबान जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर है और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की पूरी नज़र इस पूरे मामले पर है, और किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर या मुल्क के अंदर तालिबान का असर हो या न हो, इस हवाले से फ़ौज अपना किरदार जो है वो ज़रूर निभाएगी। यानी बड़ी बात उन्होंने कहा कि 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी मद्देनज़र जो निज़ाम इस वक्त हमारे पास है, इसमें कश्मीर की सरहदें भी महफूज हैं और कश्मीर के अंदर दरअंदाजी की कोशिशें भी बड़ी कम हो रही हैं, और सीज़ फायर पर भी फरवरी के महीने से काफ़ी ठहराव जो है वो देखने को मिला। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी अरसे बाद जो है वो आसिफ देखने को मिला है फौज की तरफ से। बिल्कुल बड़ा बयान लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की तरफ से। एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया कि सूरत हाल फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन हथियार उठाने वाले हों या उनका साथ देने वाले हो, वो अगर हो सके तो पकड़े जाएंगे, नहीं तो दूसरा रास्ता है वो भी मारे जाएंगे। एक इस तकरीब का बड़ी बात जो फॉरेन मिलिटेंट्स के हवाले से पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी, उसमें कल उन्होंने साफ कर दिया कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक फॉरेन मिलिटेंट्स की जो फिगर है, यानी जो एदाद शुमार है, वो 60 से 70 के बीच में हो सकती है, बिटवीन 60 to 70, इससे ज़्यादा जी नहीं है। और उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है, इसलिए वो डिटेल्स भी ऑलरेडी उनके पास है, नंबर 1। और नंबर 2 जो इसमें बड़ी बात है, उनका ये भी मानना था कि चूँकि ये मीटिंग दरअसल ये था
कि ये हौसला अफजाई थी उन बच्चों के लिए जो तालीम को हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आर्मी की तरफ से जो सुपर 30 मेडिकल कोर्सेज और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो है वो तरबियत का सिलसिला था। तो ये उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा था जहाँ पर डीपी पांडे ने कल अपनी बात जो है रखी है। फटाफट से सुन लीजिएगा एक बार फिर कि किस तरीके से उन्होंने मौजूदा हालात को बयान किया है और किस तरीके से अक्कासी की है उन्होंने आने वाले हालात के हवाले से। Valley, there has been zero, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. But frankly, there has been no instigation from across the border. Second aspect is about infiltration. There has been some attempts, unlike previous years, which has not been adequately supported by this thing. There have been hardly any successful attempts. There have been, as per my knowledge, only about 2 attempts have succeeded. One was neutralized, as you are well aware, in Bandipur, and we are looking for the second one, which has been successful. There has been an operation which has been ongoing for last about 24 hours in Uri, in which we felt that there is an infiltration attempt which has been made. We are looking for them. Are they on this side, or they, after having made an attempt, they have gone back? That issue has not yet been clarified or verified on the ground. But however, I can assure you that we are quite alert. Our troops on the ground are totally alert, and we will ensure that minimal infiltration takes place whenever the attempt is made. सर कुछ विदेशी मिलिटेंट सक्रिय हैं घाटी में? नहीं, देखिए, पहली बात यहाँ पे विदेशी मिलिटेंट के नाम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट की हैं, वो आपको मेरे ख्याल से आईजीपी साहब और डीजीपी साहब ने कई बार बता दिया है। ये सब उनका महकमा है, और उनके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 के आसपास, 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। You are safe, you will be kept safe. There is enough effort. I am not looking at questions on Taliban or foreign terrorists or local terrorists. For us, it has got nothing to do with the quality and quantity. If there is a gentleman who picks up a weapon. चलिए जी, डीपी पांडे साहब को आप सुन रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल है जी डीपी पांडे, 15वें कोर के सरबराह हैं। किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल और बयान सवालों के जवाब दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर आज का दिन क्यों अहम है, क्योंकि एक बड़ा फैसला होने वाला है, और वो बड़ा फैसला है क्या बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।